हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपीसी को। माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, योर मैथ्स एडुकेटर। चलिए वेक्टर इन 3D का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और उससे कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आज हम क्लास के स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, और उसके बाद में हम फिर से डॉट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपको पता ना हो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा जी इस बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ, और एक तरह से आपको इसको याद भी रखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ बेटा जी यहाँ पर, a vector dot I cap multiply by I cap, a vector dot j cap multiply by j cap and a vector dot k cap multiply by k cap। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बेटा जी, कैसे नहीं है, आप गौर करके देखिए। a इंटू आई कैप, और फिर मैंने इसके और इसके बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा रखा, मैंने सिंपल प्रोडक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि ये स्केलर है। एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? 2 इंटू ए वेक्टर क्यों नहीं लिख सकते? आपने पूरा स्टडी की है, आपको पता है कि इस 2 से ए वेक्टर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। बिल्कुल किया जा सकता है। तो जरा बात को और ढंग से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी, और वो चीज ये है कि ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू ए वेक्टर होगा। तो बहुत सिंपल है, आप यहां मान लीजिए कि चलो ए वेक्टर जो अपना है वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। हाँ, आप A1 A2 A3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए वेक्टर का डॉट लगा रहा हूं आई कैप के साथ, ठीक है ना। अब जरा सोचो, अगर आई कैप के साथ इसका डॉट लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए एक्स आएगा। तो देखो क्या नजर आ रहा है बेटा जी कि ये जो ए डॉट आई कैप है, ये ए डॉट आई कैप, ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, ये तो x कंपोनेंट ही हो गया। देखो किसके इक्वल आ रहा है, ax के। a डॉट आई कैप ax के इक्वल आ रहा है, और ax क्या है, वेक्टर a का x कंपोनेंट। तो ये एक्चुअल में x कंपोनेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, x कंपोनेंट आई कैप, ठीक है ना। तो फिर बेटा जी अगर मैं यहां पर a वेक्टर डॉट j कैप देखूं, तो जरा इसको j कैप के साथ डॉट कीजिएगा बेटा जी इस a वेक्टर का, तो देखोगे आप ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a y आ जाएगा। तो बेटा ये y कंपोनेंट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं k कैप के साथ डॉट लगाऊं इस वेक्टर a का, तो यहाँ e z आने वाला है। तो बेटा जी ये x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप और z कंपोनेंट k कैप। तो ये तो वेक्टर a ही तो हो गया ना, क्योंकि अब आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करते हो तो वहां पर देखो क्या आ गया, ax i कैप, ए वाई, यहां से वैल्यूज पुट कर दो ना, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। और गौर करके देखो तो ये कोई और नहीं, जो हमने ए वेक्टर माना था वही तो आ गया। तो देखो फाइनली हमारे पास ए वेक्टर ही आ गया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर आप किसी वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट लगाते हैं तो जो आपको न्यूमेरिक क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि डॉट लगा है तो आपको नंबर ही मिलने वाला है, आपको स्केलर ही मिलने वाला है। तो वो जो स्केलर होता है वो कोई और नहीं होता, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ही होता है। अगर आप वाई के साथ डॉट लगाएंगे, सॉरी अगर आप जे के साथ डॉट लगाएंगे, जे कैप के साथ, तो आपको उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है ना। और के साथ अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपको उस वेक्टर का के कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को, कहीं पर भी ऐसा लिखा हो ए वेक्टर डॉट आई कैप, समझ जाना कि ये कोई और नहीं, ये इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की ही बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है बेटा जी, x एंड y आर 2 रियल नंबर्स, ठीक है ना। x और y को कोई 2 रियल नंबर बोले हुए हैं, सच दैट 2 sin x sin y plus 3 cos y plus 6 cos x sin y equal to 7। और फिर बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बेटा जी, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन तीनों का सम 7 है और अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बेटा जी सीधी और सिंपल सी बात, हमने बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो और इक्वेशंस कम हो, देखो ना यहाँ पर अननोन्स कितने हैं, 2 हैं, एक x है और एक y है। और इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन तो बेटा जी सिर्फ एक ही गिवन है। ये देखिए नंबर ऑफ अननोन 2 x एंड y, और इक्वेशन कितनी, एक। अननोन ज्यादा इक्वेशंस कम, अननोन ज्यादा इक्वेशंस कम, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स
ग्रेटर देन इक्वेशंस। अगर ऐसा हो कि अननोन इक्वेशन से ज्यादा हो तो इन दैट केस एक ही चीज होती है और वो होता है झोल झाल। क्या होता है बेटा जी? झोल झाल। दिमाग में सेट कर लो, अगर अननोन ज्यादा और इक्वेशंस कम तो इसका मतलब क्या है? झोल झाल है। अब झोल झाल किस टाइप के होते हैं? 11th क्लास में हमने कई तरह के झोल झाल पढ़े हैं, ठीक है ना। 11th क्लास में झोल झाल पढ़ा था, एक तो AMGM वाला कि भाई AMGM एक ऐसी चीज है जो इन तरह के झोल झाल को कंट्रोल करती है, जो खासतौर से हमने ट्रिग्नोमेट्री और प्रोग्रेशन में वो चीज देखी थी बेटा जी। उसके अलावा हमने प्रोग्रेशंस और ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं में देखा था, कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाला कोई सीन हो जाता था कि भाई साइन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली या कॉस ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली या मिनिमम वैल्यू ले ली, और वो तभी पॉसिबल हो पा रहा था जब वो मिनिमम ले रहे थे अपनी या मैक्सिमम ले रहे थे। इस तरह का झोल झाल, या फिर वो इस तरह का झोल झाल भी हो जाता कई बार, जैसे परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप का आ जाता है। तो हम बोलते थे कि ये भी, मतलब जैसे याद करो प्रोग्रेशन में हम ऐसा काम कर लेते थे, हम कुछ स्क्वायर्स बना के इक्वल टू 0 ले आते थे, ठीक है ना। फिर हम बोलते थे अब तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। इस तरह के मतलब 3-4 टाइप के झोल झाल हमने देखे थे, ठीक है ना। उन झोल झाल में एक चीज और आज से ऐड कर लीजिए जो मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, ये वेक्टर वाला झोल झाल, ठीक है ना। अब वेक्टर वाला झोल झाल क्या कहता है उसको समझो बेटा जी, ठीक है ना। वेक्टर वाला झोल झाल क्या कहता है उसको समझिए, बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप यहां पर गौर करके देखें तो 2, 3 और 6 लिखा हुआ है, देखो बेटा जी 2, 3, 6। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इन सबका स्क्वायर करके ऐड करें, तो इसका स्क्वायर तो 4 हो गया जी, इसका स्क्वायर 9 हो गया जी, और उसका स्क्वायर 36 हो गया। तो ये दोनों 13 और ये 36, ये नेट हो गया 49। और यहां लिखा हुआ है 7, यहां क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 49 यहां आ रहा है, 7 वहां लिखा हुआ है। कनेक्शन तो दिख गया, कनेक्शन तो दिख गया। मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो, देखो सिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से ये झोल झाल जनरेट करते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कहता हूं, एक काम करते हैं, छोटा सा काम ये करते हैं कि एक वेक्टर अज्यूम करते हैं, नाम रखता हूं उसका वेक्टर A, ठीक है ना। और वो वेक्टर मैं लिख रहा हूं 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 6k। आप सब लोग मानते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसा एक वेक्टर जरूर होगा, ठीक है ना, इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं बेटा जी, ठीक है ना। तो ये मैंने एक वेक्टर A लिया, फिर मैंने एक वेक्टर B और अज्यूम किया। B वेक्टर में लिख रहा हूं साइन x साइन y, और यहां पर आ गया साथ में i कैप प्लस कॉस y j कैप। बच्चे सोच रहे सर करना क्या चाह रहे हैं, रुको तो सही बेटा जी, सुनो तो सही। प्लस यहां देखो कॉस x साइन y k कैप। देखो 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 देखो, कुछ नहीं किया, 2, 3 और 6 से तो एक वेक्टर बना लिया, और ये जो बचा हुआ मैटर था ना उससे एक और वेक्टर बना लिया, वेक्टर B, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम को, भूल जाओ अब उसको। तो पहली चीज जो मैं यहां से लिख सकता हूं वो ये है कि मुझे यहां से A.B नजर आ रहा है और उसकी वैल्यू नजर आ रही है 7। देखो कैसे आई 7, क्योंकि बेटा जी ये A है और ये B है, दोनों का डॉट लगाऊंगा, दोनों का डॉट लगाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, और 6 मल्टीप्लाई होगा इससे, और इन तीनों का सम आएगा जो किसके इक्वल गिवन है ऑलरेडी 7 के, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं अब A.B जो कितना हो गया 7, जो पहली चीज मुझे पता है। सेकंड थिंग, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर भी पता है, एंड दैट इज 1, ओ सॉरी नॉट 1, इट्स 7 बेटा जी, कितना 7। अभी भी फाइंड करवाया था, इसका स्क्वायर 4, इसका 9 और इसका 36, 49 और उसका स्क्वायर रूट हो गया 7। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर A.B आ गया, मॉड ऑफ A आ गया, तो चलो मॉड ऑफ B भी कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर y। ये मैंने किसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा। अब अगर आप थोड़ा सा और ढंग से देखें तो इन दोनों से देखो, इन दोनों से एक साइन स्क्वायर y कॉमन आ रहा है।
अब अगर मैं साइन स्क्वायर वाई लेता हूं तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर आता है बेटा जी कॉस स्क्वायर वाई अकेला। तो ये तो हो गया बेटा जी 1, और फिर देखो बेटा जी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो कमाल की चीज जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि b का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है और कितना है बेटा जी 1 है। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, b का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, a डॉट b सामने लिखा हुआ है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा मन कर रहा है एक बार a डॉट b लिखने का, ठीक है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा बेटा जी, पता नहीं क्या लफड़ा है, ठीक है ना। a डॉट b होता क्या है वैसे सर? a डॉट b तो मोड a मोड b कॉस थीटा होता है। अब a डॉट बी 7, मोड ए 7, मोड बी 1, और ये हो गया कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास आ गया कॉस थीटा का वैल्यू कितना बेटा जी 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1। तो थीटा हो गया बेटा जी आपके पास सीधा सीधा 0 डिग्री, जो एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो वेक्टर a और वेक्टर b है वो पैरेलल है बेटा जी। वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो गए पैरेलल। इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा जी, देखो 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 देखो, मैंने a डॉट b को क्या लिखा, मोड a मोड b कॉस थीटा, मोड सॉरी a डॉट b का वैल्यू कितना है 7, मोड a का वैल्यू 7, मोड b का वैल्यू फाइंड किया 1, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। इसका मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब a और b वेक्टर, थीटा किसके बीच में एंगल था, a और b के बीच में, तो a और b वेक्टर कैसे हो गए बेटा जी पैरेलल। वाह, यहां से एक जोरदार बात समझ में आ रही है कि a और b पैरेलल हो गए हैं। और अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो हम जानते हैं जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके जो कंपोनेंट का रेशियो होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं 2 बाई दिस इक्वल टू 3 बाई दिस इक्वल टू 6 बाई दिस। तो चलिए आइए लिखते हैं बेटा जी, a और b पैरेलल हो गए, तो मैं यहां लिख सकता हूं सबसे पहले साइन x साइन y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू cos x sin y डिवाइडेड बाय 6। चलो मैं चेक करा देता हूं, यही है ना, ये देखो बेटा जी sin x sin y cos x sin y, और यहां पर क्या है a में 236 sin x sin y cos x sin y, ठीक है ना। बस बेटा जी अब कहानी खत्म। हमको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। अपने को चाहिए बेटा जी tan x और tan y, tan x और tan y चाहिए तो ही वो वैल्यू बनेगी। तो बेटा जी हाँ, इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, इसको और उसको इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मैं यहाँ पर इक्वेट करने जा रहा हूँ। अगर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूँ बेटा जी, तो ज़रा देखो बेटा जी, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास साइन एक्स साइन वाई बाई 2 इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई, सॉरी साइन एक्स साइन वाई बाई 2 इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई बाय 6। अब देखो बेटा साइन वाई कैंसिल, क्योंकि साइन वाई 0 नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकता, तो जरा इधर देखो, अगर साइन वाई 0 होता है तो फिर ये होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि साइन वाई के 0 होने पर ये 0 वो 0, तो ये भी 0 होना चाहिए क्योंकि तीनों को इक्वल होना है। तो अगर साइन वाई 0 है तो फिर कॉस वाई 1 होगा या -1 होगा, ये तो मान के चलो बेटा जी। साइन वाई के 0 होने का मतलब, साइन वाई के 0 होने का मतलब जो y है वो हॉरिजॉन्टल एंगल है और उस पर cos का वैल्यू है तो 1 होता है या -1 होता है। तो साइन वाई 0 कर दिया तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये दोनों तो इक्वल भी हो जाएंगे। लेकिन अब ये 0 नहीं होगा, ये या तो 1/3 होगा या -1/3, फिर तो ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है। जबकि ऊपर हमने प्रूव किया है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है बेटा जी, ठीक है ना। तो साइन वाई नॉन जीरो क्वांटिटी है, कैंसिल कर दिया। और ये देखो बेटा जी मजा आ गया, tan x की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई tan x की वैल्यू, cos x को नीचे ले आओ, 2 को ऊपर ले जाओ, 2/6 बोलो बेटा जी 1/3 हो गया है कि नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। tan x का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी 1/3। अब tan x आ गया है, अब हमको चाहिए, यस आ गया ना, हमें चाहिए tan y। तो इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करते हो तो तुम्हारे पास आता है इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को अगर इक्वेट करते हो तो आपके पास आता है बेटा जी साइन x साइन y बाय 2 इक्वल टू कॉस y बाय 3। तो इसको ले आओ नीचे, इनको ले जाओ उधर, तो ये आ गया आपके पास tan y
इक्वल टू 2/3 और यहां पर आ जाएगा 1/sin x, ठीक है ना, 1/sin x। अब जरा देखो tan x पता है तो sin x तो आ ही जाएगा, तो बताओ tan x पता है तो sin x का वैल्यू क्या हो गया, यहां पर तो आ जाएगा बेटा जी कितना 1, अरे परपेंडिकुलर तो यहां भी परपेंडिकुलर चाहिए और नीचे चाहिए हाइपो हो गया बेटा जी आपके पास √10। अच्छा यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा tan x का सीन क्या है। तो यहाँ पर अपन ये तो हो गया 2/3 प्लस माइनस लगा देते हैं और sin x की जगह लिख देते हैं 1/√10, तो √10 आ गया ऊपर, तो यहाँ पर tan y की वैल्यू भी आ गई बेटा जी, ये tan y और ये tan x। हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर y का, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर x तो हो गया बेटा जी 1/9 प्लस 2 तो एज इट इज, tan स्क्वायर y तो अब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर स्क्वायर कर दिया तो सब प्लस ही आएगा। तो यहां पर आ गया एक 2 और सॉरी नॉट 2 4 हो गया ना बेटा, वो तो 4 एक हो गया 10 और यहां पर हो गया 9, तो ये हो गया 81/9 बेटा, मजा आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहां पर सिंपली क्या आ गया 9 और यही आपका आंसर है। तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर y कितना हो गया बेटा जी आपके पास 9 हो गया बेटा जी, ठीक है ना। तो इस तरह का झोल झाल क्रिएट करवाया जा सकता है बेटा जी, ठीक है ना। देखो किस तरीके से हमने वेक्टर से इसको सॉल्व किया है बेटा जी। अब आप सोचिए अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है, आपको 1% में हिंट नहीं है कि यहाँ पर वेक्टर यूज करना है। जैसे याद करो AMGM HM इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कहाँ हिंट होता है कि हमें AMGM HM इनइक्वालिटी लगानी है, हमें ही सोचना पड़ता है कि इसमें किस टाइप का झोल झाल है, चीजें पॉजिटिव दे रखी है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, ये सोचकर हम AMGM लगाते हैं। वैसे यहाँ पर कहीं पर भी कोई वेक्टर नाम यूज नहीं किया, आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्रिगो की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सिंपली ऐसा लगेगा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। हाँ सही भी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है डबल वेरिएबल की, ठीक है ना, लेकिन डबल वेरिएबल है तो फिर मतलब इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन एक ही थी, इसका मतलब झोलझाल प्रॉब्लम है। अब झोलझाल तो आपको पकड़ने पड़ेंगे बेटा जी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर पकड़ा है, ठीक है ना, तो झोलझाल तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो झोलझाल पकड़ लेगा उसी की बात बनेगी। फिलहाल ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है और हमने इसको वेक्टर की हेल्प से सॉल्व किया है, ठीक है ना, जहां पर A.B का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हमें वेक्टर पैरेलल मिल गया बेटा जी, ठीक है ना, लाइक वेक्टर मिले हमें क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है ना, मच इजियर, और यहाँ तो हिंट भी नजर आता है। देखो कैसे ABCXYZ ये आपके पास 6 रियल नंबर्स है और बोला है सच दैट A² + B² + C² = 25। यहाँ पर हिंट नजर आता है कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होता है स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ तो बड़ा हिंट है, ठीक है ना, देखते ही हिंट है बेटा जी, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो मैंने फिर से एक वेक्टर A अज्यूम कर लिया और इस बार रखा उसको AI + BJ + CK, और अच्छी बात क्या है इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मुझे ऑलरेडी पता है और वो है 5। कितना हो जाएगा बेटा जी 5, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। चलो ऐसे एक वेक्टर B ले सकता हूं मैं इस बार, क्योंकि फिर से इसको देख के लगता है कि किसी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो ये हो गया बेटा जी XI + YJ + ZK, ये एक और वेक्टर जूम कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें दिख रहा है, वो हो गया कितना 6। गौर करके देखो इसको, ऐसा लग रहा है ना जैसे A1 B1 + A2 B2 + A3 B3, इस टाइप का नहीं लग रहा है बेटा जी, ठीक है ना, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। तो वो मुझे लग रहा है इन दोनों का डॉट ही है, देखो ना ढंग से, ठीक है ना। तो अगर मैं A.B लिखूं, A.B लिखूं तो वो क्या होगा, ये A रहा ये B रहा, तो A.B क्या होगा AX + BY + CZ ही तो होगा ना, और इसका वैल्यू भी आपको गिवन है कितना 30। तो मजा आ गया बेटा जी, आपके पास mod ऑफ A है, mod ऑफ B है और A.B है। अब तीनों लोग हैं तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूं, फिर मैं नहीं रुकता बेटा जी, फिर तो मैं सीधा शुरू होऊंगा यहाँ पर, मैं तो फिर से वही बात लिखूंगा A.B। अब A.B क्या होता है वो हम सब लोग जानते हैं, वो होता है mod A mod B cos थीटा, ठीक है ना। तो A.B का वैल्यू तो 30 है ही, mod A का वैल्यू 5 गिवन है ही, mod B 6 गिवन है ही बेटा जी, cos ऑफ थीटा लिखना ही है अपने को। तो यहाँ पर अब अपने पास हो गया बेटा जी cos ऑफ थीटा का वैल्यू फिर से 1,
ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0 डिग्री। क्लियर है कि भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो गए और पैरेलल होने के साथ लाइक भी है क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री बेटा जी, ठीक है ना। तो ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, मतलब पैरेलल हो चुके हैं। अब अगर ए और बी पैरेलल हो गए तो बेटा जी कहानी खत्म हो गई। आपसे मांगा गया है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, अगर दो वेक्टर क्या हो जाए बेटा जी पैरेलल हो जाए, तो फिर हम उनके कंपोनेंट्स के सम के रेशियो को, ये क्या है कंपोनेंट्स का सम ही है बेटा जी, ये भी कंपोनेंट्स का सम, देखो ना a प्लस बी कहाँ गया, हाँ a प्लस बी प्लस सी, और ये भी कंपोनेंट्स का सम x प्लस वाई प्लस जेड, और इन दोनों का रेशियो याद कीजिए, मैंने बताया था ये रेशियो किसी और के इक्वल नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल होता है। मैंने आपको नोटबुक में लिखा रखा है जहां पैरेलल वेक्टर्स पढ़ाए थे, ठीक है ना। और यहाँ प्लस आता है अगर लाइक वेक्टर होते हैं और अनलाइक होते हैं तो माइनस आता है। तो फिलहाल लाइक वेक्टर्स है, ठीक है ना, तो सीधा मोड ए बाय मोड बी लिखना है एंड दैट इज 5/6। खत्म हो गया आपकी प्रॉब्लम बेटा जी, आंसर आ गया 5/6, ठीक है ना। अब जिस बच्चे को यहाँ वेक्टर नजर नहीं आता, जिस बच्चे को मैग्नीट्यूड नजर नहीं आता, 1 सेकंड, जिस बच्चे को मैग्नीट्यूड नजर नहीं आया, मैग्नीट्यूड नजर नहीं आया और ये डॉट नजर नहीं आए, क्योंकि जब डॉट लिखते हैं तब ऐसे तो आते हैं दो चीजें मल्टीप्लाई होकर ऐड होती हैं। तो दिमाग में सेट रखो बेटा ये चीजें कि जब हम डॉट लिखते हैं तो होता क्या है, दो चीजें मल्टीप्लाई होती है और ऐड होती हैं, ठीक है ना, दो चीजें मल्टीप्लाई होती है और ऐड होती है, ठीक है ना। ऐसा किसमें होता है, डॉट में ही तो होता है बेटा जी, ठीक है ना। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ये देखिए बेटा जी, एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें भी मिक्सअप है कहीं और के कॉन्सेप्ट का, तो चलिए आइए बातें करते हैं। आप एक चीज देखेंगे, वेक्टर का रोल बहुत थोड़ा है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा रोल है, बस उसको क्लिक करना जरूरी है कि वो क्लिक कर जाए तो फिर क्वेश्चन उड़ गया बेटा जी। अब जैसे इसको देखो, एक वेक्टर दिया हुआ है ए और एक वेक्टर बी है, बोला है इफ ए एंड बी मेक obtuse angle for every x belongs to 0 to infinity then find possible values of c। बोला है कि ये दो वेक्टर हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं x की हर किसी वैल्यू के लिए जो 0 से इनफाइनाइट में है, x की हर किसी वैल्यू के लिए जो किसमें है बेटा जी 0 से इनफाइनाइट, मतलब x अगर 0 से इनफाइनाइट है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1.1 हो, चाहे 0.1 हो, 0 से इनफाइनाइट के हर x पर ये दोनों वेक्टर कैसा एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। कैसा एंगल बना रहे हैं बेटा जी, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसा हो जाए तो उसके लिए c की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो आपको बताना है बेटा जी, ठीक है ना। तो बड़ा सीधा और सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। देखो बेटा जी, वेक्टर a देखो बेटा फुल्ली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। क्यों डिपेंड कर रहा है, देखो ये कंपोनेंट फिक्स्ड है, ये कंपोनेंट, ये तो 3 है, z कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट -6 है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो x कंपोनेंट है उसमें c वो भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। लेकिन उसी x कंपोनेंट में एक टर्म और लिखी है एंड दैट इज log ऑफ x एट बेस 2, ठीक है ना। तो ये जो log ऑफ x बेस 2 है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब इस वेक्टर का जो वेक्टर a हमने डिक्लेयर किया है उस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये वेक्टर a ये फिक्स्ड वेक्टर नहीं है, ये वेरिएबल वेक्टर है, ठीक है ना। और जो वेक्टर b है उसमें भी हमने कुछ कंपोनेंट्स को वेरिएबल कर रखा है, ठीक है ना। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b वेरिएबल वेक्टर है, ये घूम रहे, कभी इधर हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी वैसे हो जाते हैं, मतलब a और b इधर उधर घूम रहे हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि c को इस तरीके से सेट करो, ये जो कांस्टेंट c है इसको इस तरीके से सेट करो, इसकी जगह कोई ऐसा नंबर फिक्स करो कि फिर चाहे x का वैल्यू कुछ ही हो, देखो x का वैल्यू 2 लेता हूं तो 1 आएगा, यहां पर 4 लेता हूं तो यहां पर 2 आएगा, कुछ और लेता हूं तो कुछ और आएगा, मतलब वेक्टर बदलेंगे, दोनों वेक्टर लगातार बदल रहे हैं, x बदल रहा है, वेक्टर बदल रहे हैं, x बदल रहा है, वेक्टर बदल रहे हैं। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि c को ऐसा सेट करो, इस कांस्टेंट c को इस तरीके से मैनेज करो कि फिर x 0 से इनफाइनाइट में कितना भी डांस कर ले, कितना भी खुद को चेंज कर ले, एंगल ऑब्ट्यूस ही बना रहे। एंगल क्या बना रहे, ऑब्ट्यूस। एंगल चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर चेंज होगा तो एंगल तो चेंज होगा, लेकिन एंगल ऑब्ट्यूस ही रहना चाहिए, एंगल ऑब्ट्यूस रहना चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है, c कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट c को सेट करना है, एंगल को ऑब्ट्यूस बनाए रखना है और x 0 से इनफाइनाइट में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेट करना। तो हम ये चाह रहे हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल चाहते हो ना a और b के बीच में,
तो जो a डॉट b है उसका वैल्यू लेस देन 0 हो जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। बोलो बेटा यही चाह रहे हैं कि हम लोग, सोचो सोचो, a डॉट बी को लेस देन 0 कर दिया मैंने। हाँ मैंने बताया था आपको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए a डॉट बी का वैल्यू कैसा हो जाता है, लेस देन 0। पिछली क्लास में बताया मैंने आपको a डॉट बी कैसा चाहिए हमको, लेस देन 0। लेकिन एक दो x पर नहीं चाहिए, 0 से इनफाइनाइट के हर x पर चाहिए। और चाहिए मतलब चाहिए, कोई नहीं रोक सकता हमको, कोई भी नहीं रोक सकता। अब सवाल है a डॉट बी लिखने का, ठीक है ना। तो बेटा जी अगर आप चाहते हो ऐसा हो जाए, तो ऐसा होने के लिए a डॉट बी को तो लेस देन 0 लेना पड़ेगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। गेम ओवर। अब a डॉट बी लिखने का समय आ गया है, ये a रहा वो b रहा, a डॉट बी लिखने जा रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा c log x बेस 2 होल स्क्वायर -12 प्लस 6c log x base 2, and this must be less than 0 for every x belongs to 0 to infinity। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा जी वेक्टर तो खत्म है, अब कहां वेक्टर, सोचो ना। यहां था अब खत्म है। मैं क्या कहता हूं, वेक्टर का इस्तेमाल ही बहुत कम है। देखो ना यहां वेक्टर था, अब यहां वेक्टर का है, यहां तो वेक्टर है नहीं। अब यहां तो क्वाड्रेटिक है, फंक्शन है, कैलकुलस है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है। मेजरली तो मुझे क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। तो एक काम कर लेना बेटा जी, आप कुछ देर के लिए क्या कीजिए, log ऑफ x बेस 2 को t से रिप्लेस कीजिए कुछ देर के लिए। अब जैसे मैं इसको t से रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा c t स्क्वायर प्लस 6c t -12 लेस देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। अब ये आप सोच रहे हैं ये क्या कर दिया सर ने, t बिलोंग्स टू r कैसे आ गया। बेटा ऑब्वियस है, x अगर 0 टू इंफिनिटी है तो log का वैल्यू, अगर x 0 टू इंफिनिटी है तो इस log का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, और जो log का वैल्यू होगा वही आपके t का वैल्यू होगा। इधर देखो log का ग्राफ याद है, ये होता है log का ग्राफ, ठीक है ना। ये 0 है और ये इंफिनिटी है। अब अगर x 0 टू इंफिनिटी है तो log का वैल्यू देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रहा है, और जो log का वैल्यू वही तो t का वैल्यू होगा। तो इसलिए अब अगर वेरिएबल t है तो कंस्टेंट भी t का आएगा, तो वहां x का कंस्टेंट था 0 टू इंफिनिटी, t का कंस्टेंट हो जाएगा r। अब देखो बेटा जी ये तो क्लास 11 की प्योर प्रॉब्लम हो गई कि ये क्वाड्रेटिक है, हम चाहते हैं वो लेस देन 0 हो जाए और वो भी हर किसी t पर। आप सब लोग जानते हो इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। इसको अचीव करने का एक ही तरीका है, जो ये c है वो लेस देन 0 हो और आपके लिए जो d का वैल्यू है वो भी क्या रहे, लेस देन 0। तभी ही इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू हर t पर कैसा आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। यही तो पढ़ा था बेटा जी अपन ने, ठीक है ना। चलो तो फिर इस पर बातें कर लेते हैं, बातें कर लें। तो देखो बेटा जी c तो लेस देन 0 चाहिए, तो c तो हो गया लेस देन 0। d लिखें तो ये हो गया 36c स्क्वायर प्लस 48c लेस देन 0, ठीक है ना। क्या बेटा जी, लेस देन 0। और यहां पर देखो बेटा जी अगर ढंग से देखो तो c कॉमन ले लिया, अच्छा 12 भी कॉमन ले लो, तो यहां पर आ गया 3c प्लस 4 लेस देन 0। अगर इसको सॉल्व करके लिखूं तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो c है वो आ गया बेटा जी -4/3 टू 0। इसको सॉल्व करते तो वो आता है और इसको सॉल्व करने पर ये आता है। इसका और उसका इंटरसेक्शन लूं तो यहां से जो मुझे मिल गया वो c वही मिल गया जो वहां नजर आ रहा है, -4/3 टू 0। लेकिन यहां पर एक डाउटफुल चीज है, आपने ये कैसे कह दिया कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक है, ये एक्सप्रेशन, ये लीनियर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि c 0 भी तो हो सकता है ना। अब अगर c 0 हुआ तो जरा c को 0 करना बेटा जी, c अगर 0 पुट कर दो तो ये 0, ये 0, -12 लेस देन 0, ठीक है ना। देखो क्या आ गया बेटा जी, -12 लेस देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। देखो बेटा गौर करके देखो, गौर करके देखो, गौर करके देखो, -12 लेस देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r। और ये तो ट्रू बात है बेटा जी, -12 तो लेस देन 0 ही होगा फॉर
एवरी टी बिलोंग्स टू आर, तो मतलब सी का वैल्यू फिर तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो भी तो सी इक्वल टू जीरो भी तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है बेटा जी, ठीक है ना। सी इक्वल टू जीरो भी तो इस कंडीशन को, क्या करते हैं बच्चे, एक्साइटमेंट में जाते हैं। एक्साइटमेंट किस बात का, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। अरे ये देखो है या नहीं है, क्वाड्रेटिक की पहली शर्त ये थी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन आपको सी के बारे में बताया तो नहीं ना वो नॉन जीरो है, वो जीरो भी तो हो सकता है ना बेटा जी। तो इन दैट केस प्रॉब्लम ये है कि सी को जीरो लेते, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -12 लेस देन जीरो फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर। यस, टी कितना चेंज कर लो, यहाँ हमेशा सी अगर जीरो कर दिया तो हमेशा -12 ही आना है और वो लेस देन जीरो होगा। चलो चेक करते हैं, अगर सी को जीरो लेते हैं तो सही में ऑप्टिव एंगल मिल रहा है क्या। तो सी को जीरो करते ये जीरो हो गया, देखो बेटा जी ये पूरा पोर्शन गायब हो गया। सी को जीरो करूंगा तो ये भी गायब हो जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। तो अब ये गायब हो गया, उधर से वो गायब हो गया। अब लगाते हैं दोनों का डॉट, अब दोनों का डॉट लगाओ बेटा जी, ठीक है ना, क्योंकि डॉट से तो पता चलेगा कि एंगल क्या आ रहा है। तो जब ये तो जीरो हो गया तो इसके साथ डॉट लगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो गया जीरो, ठीक है ना। ये और ये -12 और इन दोनों का, अच्छा ये तो जीरो हो चुका तो फिर डॉट में जीरो आएगा, तो -12 आ रहा है, ए डॉट बी -12 आ रहा है बेटा जी, और -12 आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है, सी के जीरो होने पर भी। तो बेटा जी फाइनल आंसर दिस यूनियन जीरो, तो मैं लिखना चाहूंगा कि जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया -4/3 to 0 क्लोज, -4/3 to 0 क्लोज। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी बेटा जी, ठीक है ना, और ये बेहतरीन वाला प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यस, ये प्रॉब्लम क्या कहता है, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है। देखो क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3/2 mod of a plus b plus 2 times mod of a minus b। हाँ बेटा, अब ये बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लग रहा है वेक्टर का प्रॉब्लम है, पिछला वाला भी लग रहा था वेक्टर का प्रॉब्लम, निकला क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का बड़ा कॉन्सेप्ट वहां पर काम आ रहा है, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम में भी बेटा जी यही सीन है, लग रहा है कि वेक्टर का प्रॉब्लम है, लेकिन देखना अभी आपको ये किसी और का ही प्रॉब्लम नजर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं तो हमेशा, आप जानते हो मेरी आदत बेटा जी, जब भी मुझे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है, नहीं जानते तो भी सुन लो। कई बच्चे बोलते सर नहीं जान रहे, मजाक मजाक में बोल रहे हैं कि बोल तो रहे हैं ना, गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। तो अगर आदत नहीं भी जानते तो सुन लो, जब भी किसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है तो मैं उसको के इक्वल मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा जी, ठीक है ना। मैं तुम्हें प्रेशराइज थोड़ी कर रहा हूँ, मत मानो के इक्वल, तुम एस के इक्वल मान लो, जी के इक्वल मान लो, जिसके इक्वल मान लो, पी के इक्वल मान लो, ठीक है ना, जो पसंद है उसके इक्वल मानो ना, मुझसे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। चलो अब इसको कैसे मैनेज करें, तो मैनेज करने का सीधा फंडा ये है जी कि mod of a plus b लिखना आता है और mod of a minus b लिखना आता है, वो लिखना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ मिनिमम मैक्सिमम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कि ये 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। अरे पिछली क्लास से पढ़ा पर नहीं है, फिर आएगा +2 टाइम्स mod of a माइनस बी। अब ये हो गया अंडर रूट mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स mod a mod b cos थीटा, mod a mod b cos थीटा, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब एक और जोरदार बात वो ये है कि हमें a और b कैसे दे रखे हैं बेटा जी, a और b दे रखे हैं यूनिट वेक्टर। a और b को क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। अब a और b अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो देखो बेटा ये 1 और यहां पर आ गया 2, 1 और 1 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। हाँ बेटा जी, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ये 1 तो ये हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा। यस बेटा जी, अब आपसे मैं ये पूछता हूं कहाँ है वेक्टर, वेक्टर तो खत्म, ये तो क्वेश्चन ही था, ये पहली स्टेप जो हमने यूज की, सेकंड स्टेप वेक्टर गायब, और अब तो मुझे लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बन गई। तो वेक्टर को तो बेवजह बदनाम किया जाता है, तकलीफ तो ट्रिग्नोमेट्री देगी बेटा, वेक्टर को तो बेवजह बदनाम किया जाता है,
तकलीफ तो क्वाड्रेटिक देता है बेटा, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है डायलॉग है सुना है बेटा जी, तुम्हें नहीं लगता क्या? मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो बढ़िया, अपना क्या है, अपने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा जी, तो चलो कर लेते हैं। सर ये भी सुना हुआ लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा जी। तो देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ बेटा 2 यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां भी क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। 2 2 2 2 2। अब जरा गौर करके देखिए, आपको पता है बेटा जी कि कहीं भी अगर हमें अगर कहीं भी हमें 1 प्लस कॉस थीटा दिखता है ना, तो हमसे रुका नहीं जाता, हम उसको तुरंत लिखते हैं 2, क्या हो रहा है आज मुझे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर कहीं भी 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है तो भी हमसे नहीं रुका जाता बेटा जी, हम इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ, जितना यहाँ उसका हाफ। अब अच्छी बात ये है जी कि ये तो हो गया, अब आपके पास 3 मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हुआ, अरे ये तो 4 था, रूट से निकला तो 2 कैंसिल, ठीक है ना। और स्क्वायर और उसके ऊपर रूट रिमूव करोगे तो मॉड तो लगाना पड़ेगा। ये हो गया 4 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2। ये हो गया अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा मैं कहता हूं कि इन मोड को भी आप यहां से हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का, देखो ना ए और बी के बीच का एंगल, और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 to 180 होता है बेटा जी। क्या होता है, 0 to 180 होता है। अब अगर 0 to 180 होता है तो उसका अगर हाफ करोगे, थीटा 0 to 180 है, उसका हाफ 0 to 90 होगा। 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, उस पर साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, तो फिर मोड की जरूरत का है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो आ गया 3 cos थीटा बाई 2 प्लस 4 साइन थीटा बाई 2। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों को इस एक्सप्रेशन को देखते ही किसी की याद आ गई होगी। मैं याद दिलाता हूं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, देखो दोनों जगह एंगल सेम है, ठीक है ना। तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अब मैं क्या कहता हूं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब आप कहेंगे सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन नहीं बेटा जी वो नहीं लगेगा ना। प्रॉब्लम है उसमें, प्रॉब्लम ये है कि वो तब लगता है जब थीटा बाउंडेड ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपका जो एंगल है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बाउंडेड है, ठीक है ना। आपका जो यहाँ थीटा बाई 2 एंगल जो आपने यूज कर रखा है वो सिर्फ 0 to 90 डिग्री हो सकता है बेटा जी। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो कंफर्म मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वाली है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, वैसे भी ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप सोचिए कि अगर थीटा बाई 2 0 to 90 डिग्री है तो साइन और कॉस अपनी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो 0 to 90 में कवर कर लेता है, ठीक है ना। साइन और कॉस अपनी उनकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होती है उनको वो 0 to 90 में कवर कर लेता है। ये देखो ना, ये साइन का ग्राफ, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। बोलो बेटा 0 to 90 डिग्री में उसने अपनी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू कवर करनी थी वो कर ली ना बेटा जी, ठीक है ना। ये तो वापस रिपीट हो रही है, ये तो देखो। और अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का ग्राफ ये होता है 0 to 90 में, ठीक है ना। तो 0 to 90 देखो ना, कॉस ने भी अपनी सारी पॉजिटिव कवर कर ली, अब तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों लोग 0 to 90 अगर एंगल इनके पास अवेलेबल है तो ये अपनी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो जनरेट कर सकते हैं। और अगर इन्होंने अपनी जितनी पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट करने में ये अगर कैपेबल हो तो ये पॉजिटिव में जितना भी मैक्सिमम हो सकते हैं उतना भी ये जनरेट इसी इंटरवल में कर जाएंगे बेटा जी। तो इसका मतलब जो के मैक्स है वो अभी भी वही रहेगा, एंड दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कुछ और नहीं 9 + 16 बोले तो कितना हो गया बेटा जी, 5 हो गया। कितना हो गया बेटा, 5, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। और अच्छा, ये कंस्टेंट वाला जो चक्कर है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव में साइन और कॉस यहां पर अपनी सारी वैल्यूज कैप्चर कर रहे हैं। इन दैट केस ये पॉजिटिव में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना भी ये जनरेट कर देंगे इस इंटरवल में कहीं ना कहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ये भी उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम लिया है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। बोला है प्रूव दैट इफ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस, ठीक है ना। मतलब
ये जो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर है बेटा जी, इसका हम यूज इस तरह की प्रॉपर्टीज के प्रूफ में कर सकते हैं, और कई बार ये बहुत इजी कर देता है बेटा जी। कई बार ये जो वेक्टर है वो इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ को बहुत इजी कर देता है इन कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अगर हम कोऑर्डिनेट लगाकर उन चीजों को डिराइव करने की कोशिश करते हैं या प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो सम टाइम वो बहुत टफ हो जाता है इसके कंपैरिजन में। अब यहां पर मैं इस प्रॉपर्टी को, हम चाहे तो कोऑर्डिनेट से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजीली, ठीक है ना, लेकिन मैं इसी को मैं वेक्टर के थ्रू प्रूव करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और आपके दिमाग में भी चीज होनी चाहिए कि हम इस तरह की ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज या क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, इन सबको हम वेक्टर एंड 3D की हेल्प से भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी में मैं एक और ये प्रॉब्लम लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखो कितना इजी सा प्रॉब्लम है। एक ट्राइंगल लिया बेटा जी, ठीक है ना, सिंपल। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लो ये तो ए हो गया वर्टेक्स, ये बी ले लो और ये सी ले लो। बोला है कि इनकी दो मीडियन अगर इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है ना, यही कहने का कोशिश कर रहे हैं ये। तो कोई सी भी दो मीडियन ले लेंगे अपन, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जो मैंने सिखाया आपको पिछले लेक्चर्स में, एक वर्टेक्स को कहां रख दो, ओरिजिन पे, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ को। तो लेंथ अगर इक्वल है मीडियंस की तो अपन इस ट्रायंगल को उठा के कहीं भी ले जाएंगे तो भी मीडियन की लेंथ तो वही रहने वाली है, ठीक है ना। इसको अपन बी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बेटा जी, सी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा इधर देखो, अब जरा इधर देखो बेटा जी, दो मीडियन ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक तो ये मीडियन ले लेते हैं, है ना, इसको ई लिख देता हूं, और एक मीडियन ये ले लेते हैं, इसको एफ लिख देता हूं। तो अपन बोल देते हैं यहां पर कि भैया बी और सी एफ इक्वल है इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो मैंने बी ई ये जो मीडियन है और सी एफ ये जो मीडियन है, इन दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। अब सुनो, ई के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। ई के कोऑर्डिनेट हो गया इन दोनों का मिड पॉइंट एंड दैट इज सी बाय 2। एफ का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं एंड दैट इज बी बाय 2। आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना, ये मैंने आपको सिखाया है। अब सुनिए मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात ये है कि मुझे तो बी और सी एफ लिखना है। तो बी हो गई इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एंड दैट इज मॉड ऑफ बी माइनस सी बाई 2। अरे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऐसे तो लिखते हैं बेटा जी, ठीक है ना, और ऐसे सी एफ। अब सी एफ लिखना है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप लिख सकते हो सी माइनस बी बाई 2 का मॉड, ठीक है ना। तो ये हमने बी और सी एफ लिख दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, वो ये है कि हमें इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, मतलब मुझे इस ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल शो करवाना है, ठीक है ना। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको फर्दर सोल्व करना है, बस इतना सा काम है, कर सकते हैं ना। कैसे, चलो इसको लिख सकता हूं मैं। हम मैंने सबको सिखाया बेटा जी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसे लिखते हैं। तो यहां लिखूंगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 टाइम्स दिस डॉट दिस। तो यहां पर आ गया b डॉट सी बाय 2। इसी तरीके से उस तरफ भी लिख सकते हैं अपन बेटा जी, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाय 4। 4 क्या हो गया, स्क्वायर किया ना बेटा जी, ठीक है ना। और फिर आएगा माइनस 2, फिर से b डॉट सी बाई 2 हो जाएगा बेटा। देखो गौर करके देखो, अब कर दो स्क्वायरिंग। क्या कर दो बेटा जी, स्क्वायरिंग। अब अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट तो हट जाएगा बेटा जी। स्क्वायरिंग करते ही क्या हो जाएगा, रूट तो आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। और रूट रिमूव होगा तो देखो गौर करके देखो बेटा जी, कुछ चीजें जो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग, नॉट दिस टाइम, आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है ना, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना, स्क्वायरिंग के बाद। और उसके बाद जो आपके पास सीन बचा रहेगा वो मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि यहां तो बचेगा एक मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यहां होगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाय 4। बस अब इनको टैकल करना है। क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है बेटा जी कि यहां से टैकल करने चलूं तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया 3 मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। और यहां पर हो गया 3 मॉड ऑफ सी स्क्वायर बाय 4। तो ये और ये कैंसिल हो गया और यहां से आ गया मॉड बी बाय मॉड सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और इसी के साथ देखो चीजें प्रूव हो गई। मॉड ऑफ बी बाय मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी आ गया। अब मॉड ऑफ बी क्या है, जरा गौर करके देखो बेटा जी।
ये वेक्टर है, ये है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, इसका b, तो ये जो ab है मॉड ऑफ b कुछ और नहीं ab ही है बेटा जी, ठीक है ना। और जरा देखो मॉड ऑफ c, ये 0 और ये c, तो इस साइड का लेंथ मॉड ऑफ c हो गया, और ये कोई और नहीं ये ca है। तो देखो बेटा जी, अगर ये दोनों मीडियन का लेंथ इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। और देखो फिर से उसी स्टाइल में, स्टाइल क्या रही, वही कोऑर्डिनेट अज्यूम करने वाली, एक वर्टेक्स को 0 पे डालने वाली, जो मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले सिखाया था बेटा जी फंडा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो सिंपल डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, कहानी हो गई खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। इस लेक्चर में इतना स्टडी करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस की, जो बिल्कुल आपके लिए डिफरेंट थिंग होगी बेटा जी, ठीक है ना, बिल्कुल नई चीज होगी। और वो होगा बेटा जी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो अगली क्लास तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।